स्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, मैं आपको यानी 5th क्लास चैप्टर 3 वर्णोच्चारणम पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ये जो वर्णोच्चारणम शीर्षक है ना चैप्टर का, इसमें 2 शब्द जुड़े हैं। कौन से? वर्ण प्लस उच्चारणम। संस्कृत में जब 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं संधि, यानी वर्णोच्चारणम शब्द में 2 शब्दों की संधि हुई है, यानी 2 शब्द जुड़े हैं। इसी को जब हम अलग कर देते हैं तो वर्ण प्लस उच्चारणम यानी ये संधि विच्छेद हो गया। तो बच्चों, ये संधि है और ये संधि विच्छेद है। शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद होता है। क्लियर? और संधि विच्छेद करने से आपको ये पता चल जाता है कि इस शब्द में और कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया वर्णोच्चारणम में 2 शब्द हैं, वर्ण प्लस उच्चारणम। यानी अब आप जो है इस चैप्टर में वर्ण का उच्चारण पढ़ेंगे, यानी हम वर्ण को कैसे बोलते हैं। आप कहेंगे कि वर्णों को तो हम मुख से बोलते हैं, लेकिन हमारे मुख के अंदर भी कई ऐसे भाग हैं जब हमारी जीभ जो है मुख के अंदर के जिस स्थान को स्पर्श करती है, छूती है, वो होता है वर्ण का उच्चारण स्थान। यानी हम कभी किसी अक्षर को गले के माध्यम से बोलते हैं, कभी तालु से, कभी ओठ के बल बोलते हैं, कभी दांतों के थ्रू बोलते हैं। तो ये हमारे मुख के अंदर के भाग हैं। इन भागों को वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ जब स्पर्श करती है, छूती है, तो वो स्थान जो है वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाता है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और हम वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण आपको पता है। अब वर्णों का उच्चारण स्थान यानी वर्ण को हम कैसे बोलते हैं, किस मुख के किस स्थान से बोलते हैं, ये मैं आपको इस तालिका के माध्यम से बताऊंगी। तो बच्चों, ध्यान से देखें। इस तालिका में 1 2 3 4 5 ये पार्ट है, 5th पार्ट है। पहला है स्वराः, स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्माणा, अयोगवाह, उच्चारण स्थान। ये आप्लिक लगा हुआ है, यानी अगर कोई ऊष्म व्यंजन है तो ऊष्म व्यंजन हम शो करेंगे, अयोगवाह है तो अयोगवाह शो करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों, ये पहला जो है कॉलम आ और आ, यानी छोटा आ और बड़ा आ। इसके बाद देखिए कवर्ग। पिछले चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, अब और मैंने इसके सामने सामने अक्षर भी लिख दिए कि कवर्ग में कौन सा अक्षर आता है या वर्ण आता है। कवर्ग यानी का, खा, गा, घा, अंगा। चवर्ग यानी च, छ, जा, झा, इया। ठीक है, ये आप पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। और बच्चों देखिए, यहाँ सब में हलंत लगा हुआ है। हलंत जहां भी जिस वर्ण में लगा होता है, इट मीन्स उसे स्वर निकल गया है। जैसा कि आपको पता है कि व्यंजन में स्वर भी मिला होता है, लेकिन जब हम हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब है उससे स्वर निकल गया है। अब ये सिर्फ व्यंजन है। ओके, तो अब देखिए जरा, छोटा और बड़ा। कवर्ग यानी का, खा, गा, घा, अंगा। हा और विसर्ग, ये विसर्ग का मार्ग बना हुआ है। इनका उच्चारण स्थान बच्चों क्या है? कंठ। कंठ यानी हम इनको गले के माध्यम से बोलते हैं। इनको हम कहां से उच्चारित करते हैं? गले से। इसके बाद छोटी, बड़ी, चवर्ग। चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा, इया। तो ई, चवर्ग, या, शा, सलगम वाला शा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है, इनको हम तालु के माध्यम से बोलते हैं, यानी हमारा
जो ऊपर का दांत है, जब हम मुख खोलेंगे तो अंदर की तरफ आप अंगूठे से टच करेंगे, वो स्थान है तालु। एक बात और बता दें बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 17 पर देखिए ये फिगर बना हुआ है, उच्चारण स्थान संकेत लिखा हुआ है, इंडिकेशंस भी दिए हुए हैं। तो ये आप पहले इस फिगर को बहुत ध्यान से देखें तो आपको उच्चारण स्थान समझने में बहुत आसानी होगी। क्लियर? अब आगे देखें, री और री, ये छोटी री है और ये बड़ी री है। आप कहेंगे छोटी री और बड़ी री में क्या अंतर है? ये देखिए, इसको हम एक बार ऐसे घुमाते हैं और इसको 2 बार ऐसे करके घुमा देते हैं तो ये दीर्घ री यानी बड़ी री बन जाती है। री, री और टवर, टा ठा डा ढा रा, रा ये अंतस्य व्यंजन है, रा देखिए इसी कॉलम में है, और शा मूर्धन्य सा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, यानी हमारे ऊपरी ओठ और दांत के बीच का जो स्थान है वो मूर्धा होता है। फिर देखिए ली, ली जो है ये भी संयुक्त अक्षर है, यानी आधा ला और री मिल करके ली बनता है। ठीक है, इसमें री भी जुड़ा हुआ है, ऋषि वाला। तो री, तवर, ता था दा धा ना, ला सा, इनका उच्चारण स्थान बच्चों क्या है? दंता, दंता यानी दांत, इनको हम दांत के माध्यम से बोलते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पवर्ग, पा फा बा भा मा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, इनको हम ओठ के थ्रू बोलते हैं। अब देखिए ये 5 वर्ग हो गए। फिर क्या है? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, ये जो वर्ग दिए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ग दिए हैं, इनका 5वां वर्ण कौन सा है? अंगा, इया, णा, ना और मा, अंगा, इया, णा, ना और मा। इनका उच्चारण स्थान बच्चों नासिका है, नासिका मीन्स नाक, हम इनको नाक के थ्रू बोलते हैं। फिर देखिए ए और ए, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कंठ भी है और तालु भी है, दोनों है। क्यों? क्योंकि ये जो ए और ए है ये बच्चों 2 वर्णों से मिलकर के बना है, यानी ये संयुक्त व्यंजन है, सॉरी संयुक्त स्वर है। देखिए आ और ई, इन 2 वर्णों को मिला करके बनता है ए। अब देखिए आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। फिर देखिए ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ यानी गला और ओठ दोनों के थ्रू। इसमें भी वही मेथड है बच्चों, जैसे इसमें भी संयुक्त वर्ण है, जैसे ए था ऐसे ही ओ भी है। अब ओ भी देखिए कैसे बनता है, आ प्लस उ बराबर ओ। अब आ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है, इस तरह ओ और औ जो है इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हुआ। अब वा देखिए, वा जो एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, ये अकेला है व्यंजन ऐसा, तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओठ दोनों के माध्यम से बोला जाता है। तो बच्चों ये तालिका जो मैं यहाँ आपको समझा रही हूं, ये तालिका आपकी बुक में बनी हुई है। पहले आप उस फिगर को देखेंगे और उसके बाद इस तालिका को अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसे लर्न भी करेंगे, तो आपको हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान ज्ञात हो जाएगा। ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इस चैप्टर में बच्चों वर्णों का उच्चारण स्थान मैंने पढ़ाया है। इसके बाद में इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको कराती हूं। हाँ बच्चों,
वर्णोच्चारण में अभी मैंने आपको वर्ण के उच्चारण की तालिका समझाई। इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज, अनुशीलन का मतलब है एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, मौखिक है ये, उच्चारण करो। कैसे उच्चारण करना है, इन वर्णों का ध्यान से देखें। री, री, ये री है ऋषि वाला, और इसमें ला में री जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे री। री, री, ओ, ई, ए, शा, इसको शल्क वाला शा है ना, शा बोलेंगे। और ये सपेरे वाला सा है तो सा बोलेंगे। शा, सा, छा, क्षा। इसमें का और शा मूर्धन्य से आगे संयुक्त वर्ण है बच्चों, ये दो वर्ण मिले हुए हैं। ये छतरी वाला छा है, इसको बोलेंगे छा, और ये क्षा बोलेंगे, छा, क्षा। री, री, ओ, ई, ए, शा, सा, छा, क्षा। क्लियर? जैसे क्षत्रिय बोलते हैं, छत्री नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, क्षत्रिय। ठीक है, तो इसे आप उच्चारण करना सीखें। ये और इसका एक्सरसाइज थी। अब देखिए ख नंबर एक्सरसाइज है, कोष्ठक में वर्णों का उच्चारण स्थान लिखिए। ये वर्ण दिए हुए हैं बच्चों, व, न, ए, ई, फ, आ। इनका उच्चारण स्थान क्या है ये आपको लिखना है। जैसे वा का उच्चारण क्या है, दंतोष्ठ। णा का उच्चारण स्थान नासिका। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु। ई का उच्चारण स्थान तालु। फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ, और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। क्लियर? तो ये दो एक्सरसाइज का और खा आपने समझ ली होगी, मुझे ये आशा है। आगे देखिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर गा है, शब्द से निर्दिष्ट उच्चारण स्थान का वर्ण चुन करके लिखिए। निर्दिष्ट का मतलब होता है जैसा आपको निर्देश दिया जा रहा है, जैसा आपको कहा जा रहा है। ये शब्द दिए हैं ऐरावत, अमराह, फलम, नरेशा, ये शब्द दिए हैं। ठीक है, और ये उच्चारण स्थान लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ऐरावत शब्द में कौन सा ऐसा वर्ण है जो दंत से बोला जाता है, दांत से बोला जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। देखिए अब देखिए, आपको पता है कि इस शब्द में, ऐरावत शब्द में दंत से कौन सा वर्ण बोला जा रहा है। देखिए, ता, पा और शा। देखिए ऐरावत शब्द में ता जो है हलंतु का ही व्यंजन है। ठीक है, इस शब्द में आपसे पूछा जा रहा है कि दंत यानी दांत से कौन सा वर्ण बोला जा रहा है, तो ऐरावत शब्द में ता जो है वो दांत से बोला जा रहा है, इसलिए मैंने यहां लिखा ता। ठीक है, ये वर्ण आपको यहां पर लिखना है। ऐरावत शब्द में ता वर्ण जो है वो दंत से बोला जा रहा है। क्लियर? अब देखिए अमराह शब्द है और आपसे कहा जा रहा है कि नासिका से कौन सा वर्ण इसमें बोला जा रहा है, तो आपको पता है इसमें मां जो वर्ण है वो नासिका से बोला जा रहा है। नेक्स्ट है फलम। फलम में कौन सा ऐसा वर्ण है जो हम ओठ से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं, तो फलम में बच्चों फा वर्ण ऐसा है जो हम ओष्ठ से बोलते हैं, ओठ से बोलते हैं। ठीक है,
संस्कृत में ओष्ठ शब्द होता है, हिंदी में ओठ लिखेंगे, ठीक है। नरेशा शब्द में पूछा जा रहा है कि तालु से कौन सा वर्ण बोला जा रहा है, तो नरेशा शब्द में तालु से बोला जाने वाला वर्ण क्या है, शा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है इसमें पहले ये शब्द दिए हुए हैं, इनका उच्चारण स्थान दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि इन शब्दों में कौन सा वर्ण कैसे बोला जा रहा है। जैसे ऐरावत में, फिर से देख लीजिए एक बार, ऐरावत शब्द में दंत से बोला जाने वाला वर्ण ता है, अमरा में नासिका से बोला जाने वाला वर्ण मा है, फलम में ओष्ठ से बोला जाने वाला वर्ण फा है, नरेशा में तालु से बोला जाने वाला वर्ण शा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये का खा गा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज नंबर घा देखें। प्रत्येक अनुनासिक वर्ण का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रत्येक अनुनासिक वर्ण का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए अनुनासिक वर्ण ये लिखे, ना, रा, अंगा, मा और इया। तो ना अनुनासिक वर्ण का उदाहरण है बच्चों नेत्रम, रा अनुनासिक वर्ण का उदाहरण है फणाः, अंगा अनुनासिक वर्ण का उदाहरण है अंगाः, मा अनुनासिक वर्ण का उदाहरण है उदरम, इया अनुनासिक वर्ण का उदाहरण है किंचित। किंचित मीन्स होता है कुछ, ठीक है। तो ये अनुनासिक वर्ण 5 दिए हैं, ये 5 ही अनुनासिक वर्ण होते हैं, ना, रा, अंगा, मा और इया। और इनके बच्चों ये एक एक उदाहरण लिखे हुए हैं, नेत्रम, फणाः, अंगाः, उदरम, किंचित। क्लियर? ये एक्सरसाइज नंबर घ है। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दंत वर्ण से बने कोई 4 शब्द लिखिए। अब ये देखिए मैंने 4 शब्द लिखे हैं जो जिनका उच्चारण दंत से होता है। पहले ये शब्द देखें, जलदाः, धनुषाः, पादकंदुकम, सैनिकाः। ये 4 शब्द हैं। अब इन शब्दों में देखिए दंत से बोला जाने वाला वर्ण कौन सा है। तो जलदा में दा वर्ण है, धनुषा में धा वर्ण है, पादकंदुकम में दा वर्ण है और सैनिका में सा वर्ण है। ये जो वर्ण है ये दंत से यानी दांत से बोले जाने वाले वर्ण हैं और इन्हीं से रिलेटेड मैंने ये 4 शब्द लिखे हैं जिनमें ऐसे वर्ण हैं जो कि दंत से बोले जाते हैं, यानी दांत से जिनका उच्चारण स्थान दांत से जिनका उच्चारण किया जाता है। ओके, अब बच्चों आइए एक्सरसाइज नंबर 4। तालु स्थान के कोई 2 उदाहरण लिखिए, यानी ऐसे शब्द बताइए जिनमें कोई वर्ण ऐसा हो जिसका उच्चारण हम तालु से करते हैं। जैसे बच्चों मैंने पहला उदाहरण दिया है शकटम। शकटम मीन्स क्या होता है, गाड़ी। शकटम शब्द में शा जो है, ठीक है, शकटम में शा वर्ण जो है ये तालु से बोला जाता है और इक्षु में ई वर्ण जो है वो तालु से बोला जाता है। क्लियर? यानी ये 2 उदाहरण मैंने दिए, सकटम और इक्षु, जिसमें शा वर्ण तालु से बोला जाता है और इक्षु में ई वर्ण जो है ये दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 6। पूछा जा रहा है एकमात्र दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है। ये 5B है, तो आपको बताना है कि एकमात्र ऐसा वर्ण कौन सा है जो दंतोष्ठ है, यानी दांत और होंठ से बोला जाता है। तो वह वर्ण जो है ये एकमात्र दंतोष्ठ वर्ण है, अकेला एक ही वर्ण है जो दंतोष्ठ है, जिसका उच्चारण स्थान या जिसको हम दांत और होंठ के माध्यम से बोलते हैं। एकमात्र वर्ण, ये हमेशा ध्यान रखिए कि वही एक अकेला ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ओके, अगली एक्सरसाइज है बच्चों जा।
ए का उच्चारण स्थान पूछा गया है। FIB में आपको यहां लिखना है कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों वर्णोच्चारण में पहले आप तालिका समझ चुके हैं। तालिका के बाद मैंने ये पूरी एक्सरसाइज आपको कराई है। ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में पेंसिल से फिल करेंगे। कोई भी बच्चा पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगा अपनी बुक में। आपको एक्सरसाइज पेंसिल से ही फिल करनी है। ओके, तो आप अपनी बुक में इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे ढंग से फिल करें, पेंसिल का प्रयोग करें और अपना जो भी वर्क है बहुत नीट एंड क्लीन रखें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके आगे जो आपको नोटबुक पे मैं नोट्स लिखाऊंगी, ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। ओके, हाँ, अभी आपने वर्णोच्चारण में वर्ण के उच्चारण की तालिका समझी। उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज कराई। एक्सरसाइज के बाद बच्चों आपको अपनी नोटबुक पे क्या लिखना है, ठीक है, यानी आपके नोट्स क्या है, ठीक है। ये आपको मैं नोट्स लिख रही हूँ और ये समझाने भी जा रही हूँ। आपको अपनी नोटबुक में यानी आपको अपनी कॉपी में ये लिखना है नोट्स। क्लियर? जो अभी तक आपने पढ़ा वो आपको अपनी बुक में करना था, यानी वो बुक की एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको सॉल्व कराई थी, वो एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी थी। अब आपको अपनी नोटबुक में क्या लिखना है ये मैं आपको बता रही हूँ। आप चैप्टर 3 डालेंगे, वर्णोच्चारणम लिखेंगे, ठीक है। फिर साइड हेडिंग डालेंगे उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान के आगे लिखना स्टार्ट करिए। उच्चारण करते समय जो ध्वनि या वर्ण एक ही बात है बच्चों, ठीक है, यानी हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है, हमारे मुख से जो वर्ण निकल रहा है, तो आपको लिखना है उच्चारण करते समय जो ध्वनि वर्ण मुख के जिस स्थान को प्रभावित करती है वह उस ध्वनि का उच्चारण स्थान है। फिर से सुने, उच्चारण करते समय जो ध्वनि वर्ण मुख के जिस स्थान को प्रभावित करती है वह उस ध्वनि का उच्चारण स्थान है। यानी आपको एक तरह से डेफिनेशन बताई जा रही है कि उच्चारण स्थान है क्या, उसका मतलब क्या है। तो उच्चारण स्थान का मतलब ये, इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करके लिखा गया है कि उच्चारण करते समय जो ध्वनि वर्ण मुख के जिस स्थान को प्रभावित करती है, यानी मुख के जिस स्थान को टच करती है, स्पर्श करती है, वह उस ध्वनि का उच्चारण स्थान है। क्लियर? यदि अब आपसे कोई पूछे कि उस वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, तो आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। ये है वर्ण उच्चारण स्थान, इसका अर्थ स्पष्ट किया गया। अब आप आगे देखें, सभी वर्ण अधिकतम 6 स्थानों से उच्चारित होते हैं, यानी जितने भी वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान कौन से हैं? 6 हैं। पहला है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। तो ये कितने स्थान हुए बच्चों? 6। ये वर्णों के 6 उच्चारण स्थान हैं जिनके माध्यम से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। आगे आप लिखे, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है। प्रत्येक वर्ग कौन से? वो स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ठीक है। तो इनका 5वां वर्ण मैंने आपको बताया था अनुनासिक होता है, यानी नासिका से बोला जाता है, ठीक है, नाक के स्वर से बोला जाता है। यथा यानी जैसे, अंगा, इया, णा, ना, मा, ये 5 वर्ण जो है इनको हम नाक के स्वर से बोलते हैं, यानी नासिका से बोलते हैं।
ठीक है। व्यंजन में वा वर्ण जो है दंतोष्ठ है, यानी दो उच्चारण स्थान वाला व्यंजन है। दो उच्चारण स्थान कौन से हो गए? दांत और ओंठ, इसीलिए हम इसको लिखते हैं दंतोष्ठ। व्यंजन में वा दंतोष्ठ दो उच्चारण स्थान वाला व्यंजन है। ठीक है। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में इस तरह से लिखेंगे चैप्टर 3 वर्णोच्चारण, और इस तरह से हेडिंग डाल करके इतना आप लिखेंगे। यहां तक लिखने के बाद उच्चारण स्थान तालिका जो पेज नंबर 18 पर दी हुई है और जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाई है वो आपकी बुक में है बच्चों। तो इतना लिखने के बाद आप यहां पर उच्चारण स्थान की तालिका बना लीजिए। ठीक है। पेज नंबर 18 पर दी हुई है ये उच्चारण स्थान तालिका। मैंने पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में वो तालिका बनवाई है। ठीक है। तो आप उच्चारण स्थान तालिका बनाएं। इसके बाद इतना लिख लीजिए उच्चारण स्थान से लेकर के व्यंजन है। इतना लिखने के बाद अब आपको उच्चारण स्थान तालिका पूरी स्पष्ट बनानी है। पूरे एक पेज में बनाएंगे। दो लाइन का गैप देते रहिए बीच में, जिससे कि हर अक्षर बहुत स्पष्ट समझ में आए। तो तालिका बहुत साफ सुथरी बनाइए बच्चों। और तालिका बनाने के बाद फिर क्या लिखना है आपको, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। क्लियर? आगे देखिए, नोट्स में आपने तालिका बना ली। जितना मैंने नोट्स में आपको समझाया था उसके बाद आपको तालिका बनानी थी। वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका बनाने के बाद फिर आपको लिखना है आ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ई का उच्चारण स्थान तालु है। आ और ई के संयोग से ए बना, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। आ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ई का उच्चारण स्थान तालु है। आ और ई के संयोग से ए बना, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इसी प्रकार आ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आ और ऊ के संयोग से ओ बना, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इसी प्रकार आ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आ और ऊ के संयोग से ओ बना, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। तो बच्चों ये आपको लिखना है। तालिका बनाने के बाद इतना पोर्शन और आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका बच्चों कंप्लीट हो गया है। आप अपनी नोटबुक में बहुत साफ सुथरे ढंग से अपना वर्क करेंगे। आपका चैप्टर वर्णोच्चारण कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।